सामान लेके आया था, इसका भी मुझे पैसे दे। लेकिन इसने कहा जी, डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ मेरा जो सामान था वो मुझे पैसे दे दो बस, दैट्स इट। ओके, तो कंपनसेशन इस तरह से हो जाती है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, प्लीज नीचे देखिए जनाब। अगला एग्जाम्पल नंबर 32 देख लीजिए, एक दफा इसको एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं कवर। आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट बाबर शैल एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क फॉर आजम फॉर ₹1000. Babar is ready and willing to execute the work accordingly, but Azam prevents him from doing so. The contract is voidable at the option of Babar, and if he elects to rescind it, he is entitled to recover from Azam compensation for any loss which he has incurred by its non-performance. अच्छा जी, effect of default of promise which should be first performed. जी जनाब, ये देखिए इसके बारे में। एक्सक्यूज मी, जनाब ए एक बिल्डर है, बी जो है ये एक फैक्ट्री ओनर है। और इसके सीमेंट की फैक्ट्री। बी और ए के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी के लिए घर बनाएगा, ठीक है जी। और 31/1/2024 तक ये घर मुकम्मल हो जाएगा, 1 महीने के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट की टाइम शुरू हुआ था 1/1/2024 को, और कहा जनाब 1 महीने के अंदर 31 जनवरी 2024 को क्या हो जाएगा, घर मुकम्मल हो जाएगा। इसने कहा जी 1 महीने बाद आऊँगा और आगे देख लूँगा। ओके जी, कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया गया कि एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होगा उसमें सीमेंट जो लगेगा वो बी की फैक्ट्री से आएगा। सीमेंट कहां से आएगा, बी की फैक्ट्री से आएगा। उसने कहा जी ओके। महीने बाद जनाब मिस्टर बी गया अपने प्लॉट पे देखने के लिए कि घर कैसा बना है, और जाके कहता है कि ए को, भाई घर किधर है? तब भाई सीमेंट किधर है? उसने कहा क्या मतलब? कहता भाई आपने सीमेंट भेजना था तो मैंने घर बनाना था ना, तो ये क्या मसला? मतलब तुमने 1 महीने में कुछ भी नहीं किया, तुम मेरे से पैसे लेते हो, टाइम खत्म हो गया कि मैंने तुमने 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने में तुमने घर नहीं बनाया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डैमेजेस दो। कहता भाई साहब रुको जरा, सब्र करो, डैमेजेस मैंने नहीं तुमने देने हैं। क्यों? तुमने परफॉर्मेंस पहले देनी थी। सीमेंट मेरे पास आता, मैं घर बनाता, तुमने सीमेंट नहीं भेजा, मैं घर नहीं बना सका। उल्टा ये जो मजदूर वेले हैं मेरे, पूरा महीना यहाँ पे आके वेले बैठे रहे हैं, इनको मैं दिहाड़ी देता था रोज की, उसकी कंपनसेशन भी जरा कर देना पहले, आप कंपनसेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर अगर एक पार्टी की परफॉर्मेंस दिए बगैर दूसरी पार्टी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, तो लॉ कहता है जब तक पहली पार्टी अपनी परफॉर्मेंस ना दे ले दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी। वो जो उसके मजदूर है वो काम करेंगे ना करेंगे, उनको पैसे तो मिल रहे हैं। जी यही तो एक कह रहा है कि मुझे तो पैसे मजदूरों को देने पड़ रहे हैं, मतलब मुझे नुकसान हुआ है आपकी परफॉर्मेंस ना करने की वजह से, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेंगे? आप करेंगे मिस्टर बी। तो एक को भी तो पैसे दे रहा था ना। कौन? वो तो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे रहा था ना। अब लॉ अब देखे ना, कॉन्ट्रैक्ट तो 1 महीने का था, 1 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, इसको नुकसान किस चीज का हुआ कि इसके मजदूर 1 महीना वेले रहे, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे तो 1 महीने के लिए मिले थे। अब जो उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो तो उसका लॉस होगा, तो उसकी वो कंपनसेशन कौन करेगा? मिस्टर बी करेगा। क्लियर? अब पढ़ते हैं जरा, देखिएगा। When a contract consists of reciprocal promises such that, किस तरह से? One of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed. कि एक बंदा अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जब तक दूसरा बंदा अपनी परफॉर्मेंस ना दे ले। फिर एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन्ड, यानी कि मिस्टर बी, जिसकी बात हमने बाद में किया कि इसको पहले परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, क्या हो जाता है? मेंशन्ड फेल्स टू परफॉर्म इट, और वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो क्या होगा? सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस।
मिस्टर बी इस बंदे से किसी किस्म की परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। तो क्या होगा, और इसके अलावा क्या, एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस विच सच अदर पार्टी में सस्टेन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अगर ए का कोई लॉस हुआ, मिसाल के तौर पर इनको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी अपने मजदूरों को, तो वो भी कौन बियर करेगा, मिस्टर बी करेगा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 33 देखिए जी। अजमल हायर्स बिलाल शिप टू टेक इन एंड कॉन्वे फ्रॉम कराची टू मॉरिशस, a cargo to be provided by Ajmal. Bilal receiving a certain freight for its conveyance. Ajmal does not provide any cargo for ship. Ajmal cannot claim the performance of Bilal's promise and must make compensation to Bilal for the loss which Bilal sustains by the non-performance of the contract. Clear? यहाँ तक के मसले मसाइल बेटा। ओके जी, इसके बाद जनाब नीचे 2-3 एग्जांपल हैं, वो तकरीबन सेम ही है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, आगे पढ़ते हैं जी। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो थिंग्स इलीगल। अभी तो भाई 10 मिनट रहते हैं, आखिरी पॉइंट है, इसके बाद खत्म है भाई। 2 पॉइंट है। हाँ, आखिरी एक लाइन है, मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर कोई चीज उसके 2 हिस्से हों, लीगल और इलीगल, क्या होगा, लीगल वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा। अगर सेपरेबल है तो ऐसे होगा, अगर सेपरेबल नहीं है तो सारे का सारा यही पढ़ना बस। अब देखो, आइए देख लो। वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसिस टू डू सर्टेन अदर थिंग्स विच आर इलीगल। The first set of promises is a contract, but the second is a void agreement. ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 37 देख लीजिए। आजम एंड बाबर एग्री दैट आजम shall sell Babar a house for 10 million, but that if Babar uses it as gambling house, he shall pay 50 million. घर कितने का, अगर घर रहने के लिए खरीद रहे हो तो 10 मिलियन का, जुआ खाना बनाना है तो 50 मिलियन का। अब मुझे बताओ कि कौन सा ठीक होगा, 10 मिलियन वाला। यही आगे बात कर रहे हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नेमली टू सेल द हाउस एंड टू पे 10 मिलियन फॉर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और जबकि जो दूसरा सेट है, दूसरी ऑप्शन है, द सेकंड सेट इज फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नेमली दैट द बाबर मे यूज द हाउस एज अ गैम्बलिंग हाउस एंड इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर? इसके बाद ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अगर कॉन्ट्रैक्ट की 2 ब्रांचेस है जिसके बारे में हमने बात की थी, अगर एक ब्रांच लीगल और दूसरी ब्रांच इलीगल है, सेपरेशन पॉसिबल है, तो लीगल ब्रांच क्या हो जाएगी, परफॉर्म, और इलीगल ब्रांच क्या हो जाएगी, वॉइड एग्रीमेंट। वही बात है। इन द केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड द अदर इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स्ड। लें जनाब, यशी करें। आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म। पूरे बिजनेस लॉ के अंदर सबसे बड़े चैप्टर ये दोनों थे। और मंडे को इसका टेस्ट है। मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट है।